हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के क्लासेस में। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर कुमुद दीक्षित। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है राम मूर्ति कमेटी। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है राम मूर्ति कमीशन है। इसको रिव्यू कमेटी भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हिस्ट्री में बहुत सारी कमिटीज़ आई, जैसे कि इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882, इसके अलावा यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, सैडलर कमीशन आया। इसके अलावा 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी आई। उसके बाद 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंडर द लीडरशिप ऑफ राजीव गांधी आई। लेकिन गवर्नमेंट ने ये पाया कि इन दोनों कमिटीज़ मेजर कमीशंस के आने के बावजूद भी हमारा जो लिटरेसी रेट था दैट वाज जस्ट 50% या बिलो 50%। तो ये देखते हुए ये नीड हुई कि हमको एक ऐसी कमेटी बनानी पड़ेगी, एक रिव्यू कमेटी, सो दैट वी कैन रिव्यू व्हाट वर द फॉल्ट्स, व्हाट ऑल वी हैव अचीव्ड इन द एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें अगर हम देखें तो एक रिव्यू कमेटी फॉर्म की गई एंड इस कमेटी को अपॉइंट किया गया 1990 में 7 को। और इसके चेयरमैन आचार्य राममूर्ति थे। आचार्य राममूर्ति वॉज बेसिकली अ गांधीयन एंड ही वॉज ऑल्सो अ सोशल एक्टिविस्ट। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को 9 जनवरी 1991 को टेबल किया, गवर्नमेंट के आगे पेश किया। अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट का टाइटल इट वाज टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमेन सोसाइटी। इस रिपोर्ट की गाइडिंग फिलॉसफी वाज इक्विटी एंड सोशल जस्टिस एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि एजुकेशन को किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि जो टारगेट था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल, वो उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, प्रॉपरली उसको फॉलो किया जा सके। अब अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस कमेटी या व्हाट वाज इट्स पर्पस, सो अगर देखें तो इसका फर्स्ट पर्पस वाज क्रिटिकली एग्जामिनिंग द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसीज़। इसके बारे में मैंने आपसे अभी ही डिस्कस किया कि 1968 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उनको रिव्यू करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। इसमें ये फॉलो किया गया कि देयर वर पॉइंट्स फॉर सजेस्टिंग द न्यू measures for promoting the industrialization। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़। देखिए, जब ये 1986 की बात कर रहे हैं तो उसको रिव्यू करने के लिए कमेटी बनी थी। और उस समय की अगर हम बात करें, देयर वर लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता थी उस समय। तो इसीलिए अगर हम देखें इस रिव्यू कमेटी में इस तरह के पॉइंट्स आपको मिलेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जाए, किस तरह से लिटरेसी रेट्स को अचीव किया जाए ताकि उस समय जो युवा थे उनको रोज़गार मिल सकता। तो इसी के हिसाब से इसमें ये था कि देयर वर सजेशंस फॉर न्यू मेजर्स फॉर प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज द नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज एंड it also marked the Operation Blackboard scheme of the education policy 1986 more successful। 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था, उसको और सक्सेसफुल बनाने के लिए भी इस कमेटी को लेके आया गया। देन व्हाट वर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, किन चीज़ों पे, किन पॉइंट्स पे ये आधारित था कि in reviewing the national policy of education 1986। So the first guiding principle was equity and social justice। Then second point was decentralization of educational management at all levels। इन्होंने ये कहा, आचार्य राममूर्ति कमेटी ने ये बोला कि देयर शुड बी द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल थिंग्स एंड देयरफॉर एजुकेशन शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। इसके अलावा देयर वाज द रिक्वायरमेंट फॉर एम्पावरमेंट फॉर
वर्क। इसके अलावा द अनदर गाइडिंग प्रिंसिपल इसमें जो रहा वो था कि इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएशन ऑफ द एनलाइटेंड एंड ह्यूमेन सोसाइटी। इसके अलावा पार्टिसिपेटिव एजुकेशनल ऑर्डर को बनाने के लिए भी जोर दिया गया, जिससे कि एजुकेशन इस तरह की हो कि उसको पढ़ के बच्चों को आराम से रोज़गार मिल जाए, एंड इट शुड पार्टिसिपेट with the current with whatever it should be useful to the society, इसको अगर हम कहेंगे। now let us discuss what are the major recommendations। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स देने हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन आप इसमें ऑब्वियसली स्टार्टिंग में देंगे इस क्वेश्चन में, फिर आप इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स और जो पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं वो आप इसमें करेंगे, और फिर इसके बाद आप इसमें सिंपली मेजर रिकमेंडेशंस डाल देंगे, और लास्ट में टू कंक्लूड विथ यू विल पुट 3-4 line conclusion, and this will be sufficient for your question for your examination। तो मेजर रिकमेंडेशंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट रिकमेंडेशन वाज कॉमन स्कूल सिस्टम। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, और वो क्यों? सो दैट देयर कैन बी इक्विटी एंड सोशल जस्टिस बोथ इन पब्लिक एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर, यानी कि सोशल जस्टिस की बात कही, इक्वालिटी की बात कही रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स। तो इन सब को डिस्पैरिटीज़ को हटा के कॉमन स्कूल सिस्टम के लिए इस कमेटी ने रिकमेंड किया। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। द सेकेंड रिकमेंडेशन वॉज दैट रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज़ इन एजुकेशन। कमेटी ने बोला कि कोई भी डिसएडवांटेज ग्रुप है इंडियन सोसाइटी में, जैसे कि SC ST या शेड्यूल्ड ट्राइब्स या एजुकेशनल बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ और विमेन, इन सब को, या फिर सेम फॉर हैंडीकैप पीपल ऑल्सो, तो वो डिस्पैरिटीज़ को हटाना है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है एजुकेशन के लिए। देन नेक्स्ट इनका रिकमेंडेशन अगर हम देखें वॉज वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। देखिए इसमें इस कमेटी की बात अगर हम कहें तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिव्यू कर रही थी। उस समय अगर हम देखें तो बेरोज़गारी थी, और इतना ज़्यादा युवा में रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, तो इन्होंने ये सजेस्ट किया कि स्कूल एजुकेशन इस तरह से होना चाहिए कि वोकेशनल नीड्स को भी पूरा किया जा सके। तो स्कूल एजुकेशन में वोकेशनल एज वेल एज नॉन वोकेशनल कंपोनेंट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट इसका पॉइंट देखें तो दैट इज़ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसमें इस कमेटी ने ये रिव्यू किया कि एलिमेंट्री एजुकेशन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स सबको इक्वली प्रोवाइड करी जानी चाहिए। सो इसमें कम्युनिटी का भी रोल इन्होंने बताया कि कम्युनिटी इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, शुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, जिससे कि एलिमेंट्री एजुकेशन सभी बच्चों को 14 ईयर्स तक की एज तक आराम से मिल जा सके। देन देयर ऑल्सो प्लान फॉर decentralized planning and management of education। so according to राम मूर्ति कमेटी, इन्होंने बोला कि जो भी स्कूल मैनेजमेंट्स हैं या एजुकेशन मैनेजमेंट हैं, तो उनको डिसेंट्रलाइज करना है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, या फिर स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, या डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक लेवल, या ब्लॉक लेवल से पंचायत लेवल, या विलेजेस की बात करें तो ये एजुकेशन मैनेजमेंट को हमको डिसेंट्रलाइज करना होगा। इसके अलावा दे ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन द ऑटोनॉमस कॉलेजेस, विच मीन्स कि कॉलेजेस को इस तरह से इस्टेब्लिश करना है कि सो दैट दे कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन फंक्शन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। देन इसके बाद इन्होंने नेशनल टेस्टिंग सर्विस के बारे में भी रिकमेंड किया, और इन्होंने कहा कि एक नेशनल टेस्टिंग सर्विस बनना चाहिए जिसमें कि डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च वर्क, रिसर्च एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा एडल्ट एजुकेशन को भी एम्फसाइज किया राम मूर्ति कमेटी ने, और इन्होंने बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
को सोशल स्किल्स ऐसे स्पेशल प्रोग्राम्स बनाने होंगे सो दैट वी कैन डेवलप सोशल स्किल्स इन एडल्ट्स। तो एडल्ट इलिटरेसी को भी प्रोत्साहित करने की बात कही राम मूर्ति कमेटी ने। देन टीचर एजुकेशन, देखिए टीचर एजुकेशन संस्थान अगर ये ग्रो नहीं करेंगे या यहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी तो फिर पूरा एजुकेशन सिस्टम ये हिल जाएगा। तो टीचर एजुकेशन की अगर हम बात कहें तो इन सर्विस ट्रेनिंग के बारे में इन्होंने फोकस किया और इन्होंने बोला कि अच्छे टीचर्स निकलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो इसीलिए टीचर एजुकेशन को की इम्पोर्टेंस को जताया और बताया कि इन सर्विस ट्रेनिंग होना कम ज़रूरी है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। इसके अलावा विमेन एजुकेशन के को भी प्रमोट किया जिससे कि इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस यानी कि दोनों विमेन को मेन के बराबर लेकर आने की इस कमेटी ने बात कही। इसके अलावा कमेटी ने सजेस्ट किया दैट there should be scholarships and loans facility ऑन लार्ज स्केल। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं सोसाइटी के उनको स्कॉलरशिप और लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए एजुकेशन को पूरा करने के लिए। इसके अलावा वैल्यू एजुकेशन पे फोकस किया, जैसे कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यूज़। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वैल्यू एजुकेशन को एक गाइड की तरह एज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग ये एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल लिया जाए और वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि हमारी सोसाइटी ट्रूली कल्चर बन सके। तो ये वैल्यू एजुकेशन को प्रोवाइड करना इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा इन्होंने रिसोर्सेज को रेज़ करने के लिए बोला कि देयर शुड बी कि ऑल्टरनेट फंडिंग मेथड्स हायर एजुकेशन को फंड करने के लिए। इसके तहत इन्होंने बोला कि हम एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं और सो दैट एंड इट इज़ जस्टिफाइबल कि अगर हमने थोड़ा बहुत फ़ीस को इंक्रीज़ कर दिया तो पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू द एंड दैट टू अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द पेरेंट्स की इनकम उनका कितना है उस हिसाब से हायर एजुकेशन में थोड़ी सी फ़ीस इंक्रीज़ करना इज़ जस्टिफाइबल सो दैट हायर एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि 6% ऑफ द GNP दैट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन पर्टिकुलर ईयर दैट इज़ कॉल्ड एज GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो 6% ऑफ GNP एजुकेशन के लिए प्रोवाइड होना चाहिए और जितना भी टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन है उनको सेल्फ फाइनेंसिंग बना दिया जाना चाहिए। सो अगर हम देखें कंक्लूड करें कि राम मूर्ति कमीशन ने ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कही और उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ये एक एजुकेशन का एम होना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने ये भी स्ट्रेस किया कि बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होना अभी बाकी है एजुकेशन सिस्टम में ताकि बेटर फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकें टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द society irrespective of any caste, color, creed or anything. So we can provide better educational facilities and improvement in the field of education. So that's all. See you in the next video.